नमस्ते सभी को। देखिए, गुरुजी ने बोला कि मुझे ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी बतानी चाहिए, तो ग्राउंड रिपोर्ट से ही शुरू करूँगी। दिल्ली से मैं महाकुंभ और महाकुंभ से फिर दिल्ली को समझने की कोशिश करेंगे, नज़रिया और दृष्टि दोनों के लिहाज से। दिल्ली में देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें, कम से कम 2 ढाई दशक से, तो यहाँ पे किसी एक पार्टी का वर्चस्व रहा है और उस पार्टी में कभी या तो कांग्रेस आती रही है, और जब कांग्रेस पूरी तरह से पिछड़ गई, तो उसके बाद ऐसा नहीं रहा कि दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुत दिनों से दिल्ली पे अपनी पकड़ रखती थी, वो पार्टी आई। उसके बजाय दिल्ली में एक ऐसी पार्टी की एंट्री होती है, जो कि एक प्रदर्शन, विरोध और उसके साथ आती है। नई पार्टी का उद्भव होता है और एक आम आदमी पार्टी के रूप में केजरीवाल जो है, एक नेता के रूप में यहाँ उभरते हैं। अब केजरीवाल के अगर पूरे इस राजनीतिक कार्यकाल को देखेंगे तो यह बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि उसके उनके कार्यकाल में कार्य कम और काल ज़्यादा रहा है। काल इन द सेंस कि हमेशा वो विरोध प्रदर्शन के वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद काल की उन्होंने जगह आप उसको कांड भी कह सकती हैं। जी, 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 बिल्कुल। वो कांड ज़्यादा रहा उनमें, और वो पहले प्रधानमंत्री थे कि जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद 26 जनवरी से पहले दिल्ली की साँस, ये जो हमारा पार्लियामेंट की तरह का पूरा जो एरिया है, उन उसकी साँसें उसको पूरी तरह से ज़ब्त कर लिया था, विरोध प्रदर्शन किया था और चक्का जाम कर दिया था। बाद में लोगों ने जब उनसे इंटरव्यू लिया, तो बोला कि ऐसा करने से लोग आपको एनार्किस्ट कहते हैं। तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ, और उनका वो फ़ोटो बहुत वायरल भी हुआ था, काफ़ी दिन तक चला था कि हाँ, आई एम एनार्किस्ट। उन्होंने बोला था कि यस, मैं एनार्किस्ट हूँ, बतौर मुख्यमंत्री। वो कोई आंदोलनकारी तब नहीं थे, वो शपथ ले चुके थे, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एनार्किस्ट हूँ। तो ये मुख्यमंत्री कह रहा था दिल्ली का। लेकिन इस बार के चुनाव में देखेंगे तो केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। उनका फ्रीबीज भी एक्सपोज हो गया है। ग्राउंड में अगर आप जाएंगे, खासकर दिल्ली के उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जहाँ पे लोग बेसिक जो उनके नीड्स है उसके लिए वो बहुत जरूरी होता है और उसके लिए वो तरसते हैं, और एक एक दिन उनके लिए संघर्ष का होता है। वहां पे जिस पानी की वो बात कर रहे थे, तो या तो वहां की जनता जहरीली पानी पीती है, जिसमें बहुत गंदगी, मैंने देखा, लोगों ने निकाल के दिखाया, इतनी बदबू कि नाले की पानी जैसा आपको लगेगा, वैसा पानी अभी आ रहा है। या फिर गलियां जो हैं, सीवरेज इतने खराब हैं कि गलियां बिल्कुल जाम पड़ी हुई हैं, गंदगी बिल्कुल पड़ी हुई है, उसकी वजह से बीमारियां और बाकी चीजें भी आ रही हैं। तो जो वादा इन्होंने किया था, वो पूरा नहीं हुआ। दिल्ली की जनता को मुफ्त के पानी मिले, लेकिन वो पानी पानी को तरसे। लेकिन वहां पे मजेदार बात यह है कि दिल्ली के लोगों का, ये भी उन कॉलोनीज में जाएंगे तो बोलेंगे कि ये शुरू शुरू में तो मुफ्त आया था, लेकिन बाद में उसके रेट जो है वो 2-3 हजार आने हो गए, और अब तो 10-10 हजार तक के बिल भी पानी के आते हैं। लगभग वही कहानी जो है बिजली की भी है, कि शुरू शुरू में उनको फ्री मिला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो बिल जो है डबल डबल और ट्रिपल रेट से आने शुरू हो गए। ये तो उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने शुरू में ही करे कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, और 200 यूनिट के बाद जो चार्जेस लगेंगे वो 200 यूनिट के डबल से लगेंगे, और उसके बाद अगर बढ़ता है 400 यूनिट से, अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो वो फिर उसका उसका रेट और मोर देन डबल हो जाता था, कुछ और परसेंटेज हाई हो जाते थे। तो ये था। दूसरा मुद्दा जो है वो लोगों के लिए स्वास्थ्य का था, उनका मोहल्ला क्लिनिक जो है पूरी पूरी तरह से फेल है। तीसरा जो मुद्दा था, बुजुर्गों के पेंशन को लेकर के आ रहे थे, लेकिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं आ रहा था। 3-3 4-4 साल से पेंशन नहीं आए हैं। तो यहाँ पे वो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर भारत में भारत की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई वो लड़ेंगे, तो वो हार जाएंगे। अब उन्होंने उसके पैतरे बदल दिए, उसके उसका रुख बदलने की वो बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब ये चुनाव जब ऐलान नहीं हुआ था, उसके ठीक पहले उन्होंने 2100 का शिगुफा महिलाओं के लिए तो दिया ही, साथ में वो स्टेटमेंट उनके याद कीजिए जब उन्होंने बोला कि दिल्ली रेप कैपिटल बन चुका है। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के ठीक 3-4 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था, और हर मिनट हर दिन यहाँ पे इतने रेप होते हैं। और हम वो बड़ी मासूमियत के साथ बोले कि हमने जी इनको, यानी कि केंद्र सरकार को, बस एक ही जिम्मेदारी दी थी, पुलिस की जिम्मेदारी दी थी, महिलाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए।
तो ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि महिलाएं जो है दिल्ली जो है, और दिल्ली में क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, केंद्र का यहाँ पे वर्चस्व है, तो दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हैं। और ये पैन वर्ल्ड, ये पैन इंडिया की मैं बात नहीं करूंगी, पैन वर्ल्ड गया। और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली जो है क्राइम सिटी है, दिल्ली क्राइम रेट में इतना ऊपर चढ़ गया है, वर्ल्ड रिपोर्ट आया था। और उसके बाद आपने देखा कि उसको लेकर के भी काफी डिबेट्स हुए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का दूसरा जो शिगुफा हुआ कि जो मोदी जी हैं वो पता नहीं है, जो केंद्र सरकार ये भाजपा वाले जो बहुत अमीर हैं और अपने दो दो तीन तीन सौ अमीर जो उद्योगपति हैं उनके लोन माफ कर देते हैं। यानी कि भाजपा इतनी करप्ट पार्टी है कि वो लोगों के, जब जनता इसमें भी नहीं फंसी, तो अरविंद केजरीवाल का तीसरा शिगुफा आया कि पानी जहरीला जो है वो हरियाणा से आता है। और वो पानी जो है भाजपा शासित सरकार जो है वो जहर मिला देती है पानी में, जिसको लेकर के हमने देखा कि किस तरह से अभी वो मिसगाइड करने के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल करते हैं? क्योंकि झूठ जितनी शातिर तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरह से इंडिया की पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में उनको प्लांट किया गया, और जिस तरह के का एक छवि बना के कि वो अपने से डबल साइज का शर्ट पहनते हैं, हवाई चप्पल जो एक साइज बड़ा रहता है वो पहनते हैं, और बहुत ही मासूम सा चेहरा लेके वो, तो दिल्ली में उनको प्लांट किया गया। अब देखिए, उनको प्लांट करने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है उस समय में भारत में ऐसे कई वेबसाइट्स का उद्भव होता है जो कि जॉर्ज सोरस और चीन उसको हैंडल कर रहा था। चीन हैंडल कर रहा था, जॉर्ज सोरस हैंडल कर रहा था। और दिल्ली के मुसलमानों के लिए संवेदनाएं पाकिस्तान से आती थी। यहाँ पे कुछ भी होता था तो उसकी उसकी जो उसका दर्द भरे बयान जो है पाकिस्तान से आते थे। इसका जो मौजूदा एग्जाम्पल मैं बताऊं तो अभी अगर ट्रंप आए हैं तो जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के जो उनको जो सहायता मिल रही है अमेरिका की तरफ से, और उसको प्रतिबंधित कर दिया है कम से कम 90 डेज के लिए, और उस पर वॉच करेंगे कि कहाँ कहाँ ये पैसे जो है खर्च किए गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और आप याद करेंगे कि 2020 में जब हमारे यहाँ एक अपना एक्ट आया था जिसमें, जिसको एनआरसी कहते हैं, जिसको एनआर नेशनल नेशनलिटी एक्ट जिसको कहते हैं, उसमें जो 3 देशों के नागरिकों को यहाँ की नागरिकता देने की बात हुई थी, उसमें पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को, जिसमें पाकिस्तान के हिंदू और सिख और बुद्ध थे, अफगानिस्तान के ऐसे ही सिख, हिंदू और बुद्ध थे, बांग्लादेश के भी ऐसे ही थे। तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा विचलित हो गया था, चीन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था। और उसी समय में ट्रंप की जो एंट्री भारत में होनी थी, उनकी एक यात्रा भारत में होनी थी, उसको लेकर के जॉर्ज सोरस बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे उस वक्त में। और उस तरह का माहौल बनाया गया, शाहीन बाग से ये उठा, और चिकन नेक को काटने की बात कहने से लेकर के, जब तक ये जो विरोध प्रदर्शन था, सिर्फ क्योंकि उसमें मुस्लिमों को नहीं दिया जा, आप बताइए कि जब अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है और वहां के मुस्लिम वहां से भाग नहीं रहे हैं, तो भारत आखिर नागरिकता कैसे? लेकिन आप देखिए माहौल कैसे बनाया जाता है। माहौल बनाना शुरू हुआ, और अरविंद केजरीवाल, लोग बोलते हैं कि जो बी पार्टी है कांग्रेस की वो आम आदमी पार्टी है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आम आदमी पार्टी की बी पार्टी कांग्रेस है। आम आदमी जब फ्रंट पे काम करती है तो बैक करने का काम वो कांग्रेस करती है। वैसे ही इस इलेक्शन में भी कर रही है, कांग्रेस बैकफुट पे चली गई है। कांग्रेस ये इलेक्शन नहीं लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी को इंटरनल सपोर्ट दे रही है, और वो कोशिश कर रही है कि जो मुस्लिम वोट तो एकजुट हो ही जाएंगे, उनको पता है। लेकिन जो जो अनुसूचित जाति के वोट हैं, जो 12 सीट दिल्ली के हैं, जो कि तय करते हैं कि दिल्ली की गलियारे तक कौन पहुंचेगा, वो वो सीटें कैसे टूटे, वो जो अभी उनका जो फ्लो है वो उन वोटर्स का सफाई के नाम पे, पानी के नाम पे, महंगाई के नाम पे वो बीजेपी की तरफ जो बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो ये 2020 में वो दंगा हुआ, दंगे में सबसे पहले आईबी के एक एजेंट की हत्या की जाती है। उसके बाद चुन चुन के हिंदुओं के घरों को और दुकानों को जलाया जाता है, उनको बर्बाद किया जाता है। और इस बार ताहिर हुसैन, जो उस दंगे का मास्टरमाइंड था, उसको टिकट देने का काम एआईएम के चीफ
असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि ताहिर हुसैन को जो इलेक्शन लड़ने के लिए बेल नहीं मिल पा रहा है, और उसमें जो जिस तरह के बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आ रहे हैं, वो इतने खतरनाक हैं और उसका खंडन कोई नहीं कर रहा है। आप पूरे तंत्र को समझिए कि जो पूरा इकोसिस्टम है, जो वामपंथी हैं, वो भारत विरोधी बोल रहे हैं कि भारत को हम उड़ा देंगे अगर हमारे मुसलमानों को ऐसे वक्त को लगाया गया, को लागू किया, जो कानून वो ला रहे हैं उसको लागू किया गया तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर ताहिर हुसैन को बेल नहीं मिला तो हम इसका बदला चुन चुन के लेंगे। इस तरह की बातें वो खुल के कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो जेएनयू का पूरा सिस्टम हो, इकोसिस्टम, चाहे वामपंथ का हो, या स्लीपिंग सेल्स के नाम पे कांग्रेस और बाकी जो इस तरह के छोटे छोटे इंटेलेक्ट लोग हैं, वो हो, वो इस पर कोई भी स्टेटमेंट देने को नहा ना, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही योगी की एंट्री दिल्ली के चुनाव में आता होता है, और वो फ्लो जो है लोगों का, क्योंकि देखिए वो 12 से आरक्षित सीट है दिल्ली के, जो कि तिमारपुर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, इस तरह की सीट है जहां पे आरक्षित रिजर्व सीट है ये। और ये सीटें जो है वो तय करती हैं कि दिल्ली, क्योंकि 32 से 37% वोट बीजेपी का फिक्स है, वो जीतती है कि हारती है इससे कोई मतलब नहीं है। जनता जो है उसके फिक्स वोटर उसको वोट दे करके आते हैं। माफ कीजिएगा। 15 से 18 सीटें जो हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, जो कभी नहीं बीजेपी को वोट देते हैं, ना आगे जिंदगी में कभी देंगे। इस जीवन में बीजेपी को वोट मुस्लिमों से नहीं मिलना है। लेकिन उन 12 सीटों को अगर बीजेपी तोड़ लेती है तो इसका मतलब बीजेपी इस बार सत्ता पे काबिज हो जाएगी, जो कि 1993 में जब दिल्ली का उद्भव हुआ था तब हुआ था। 12 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी कभी उन सीटों पे आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद वो सीटें कांग्रेस के पास गई हैं, और अब कांग्रेस के पास भी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के पास है। और देखिए महाकुंभ की बात कर रहे हैं, जहां पे इतनी इंतजाम, आप समझिए कि जब योगी की एंट्री होती है और वो अनुसूचित जाति वाले, आप देखेंगे जिन एरिया में योगी जा रहे हैं वो एरिया है जहां पे लोगों के हिंदुत्व को, उनके स्व को जगाना है। वहां पे योगी कार्ड काम आता है। किरारी हो, जनकपुरी हो, ये सभी पूर्वांचलियों के और आरक्षित सीटों के आसपास की जगह है जो उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो कैसे योगी को के प्रभाव को कम किया जाए? कम करने के लिए कुछ नहीं करना था। वहां पे सारी चीजें बहुत व्यवस्थित चल रही थी। आप देखिए, रेलवे से लेकर के पूरा केंद्र सरकार से लेकर के वहां की पूरा महकमा जो है, बसेस जो है, सड़कें जो है, खाने पीने के इंतजाम जो है, बच्चों के लिए दूध के इंतजाम जो है, महाकुंभ और महाकुंभ परिसर से पूरे प्रयागराज आप जाएंगे तो लगेगा कि पूरा प्रयागराज जो है धर्मशाला जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे आप जाइए आपको किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। धर्म वैसा क्षेत्र हो क्षेत्र, गया पूरा। हाँ, धर्म पूरा धर्म क्षेत्र हो क्षेत्र गया। में बदल चुका है। वहां पे अचानक से रात के 2 बजे, अचानक से रात के 2 बजे बैरिकेटिंग पे लोग जो है त्रिवेणी नोज पे जाने के लिए वो उग्र हो जाते हैं। इससे पहले भी शायद कोई समझ नहीं पाए, इससे पहले भी एक दिन पहले वीआईपी कल्चर के नाम पे आप देखेंगे कि एसडीएम की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया था, और वहां पे काफी हंगामे किए, किसी तरह उसको सेटल डाउन किया गया। उस हंगामे में आप देखेंगे कि पुलिस वाले हाथ जोड़ के खड़े हैं कि नहीं, आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप मत जाइए प्लीज, इसको मत तोड़िए प्लीज, आपके रास्ते, क्योंकि हर के लिए एक कलर डिसाइडेड है कि वो व्यक्ति आ रहा है तो इस गेट से जाएगा, वो व्यक्ति आ रहा है, उस तरह के व्यक्ति आ रहे हैं तो इस गेट से जा रहे हैं, किसको कहाँ डाइवर्जन कहाँ से है वो शुरू से डिसाइडेड है। तो ऐसे में अगर कोई आ जाता है रात के 2 बजे, और देखिए मरने वाले लोग कौन है, वो सोए हुए हैं, वो लोग सोए हुए हैं, और बैरिकेडिंग तोड़ के उन पे कूद जाता है, और सोए हुए लोग जिंदगी भर के लिए सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो साजिश होगी। आखिर ऐसे क्यों करता है? क्या पुलिस तंत्र इस तरह से फेल हो सकता है? आप समझिए कि जो पूरे शहर से लोगों को व्यवस्थित मेला परिसर तक पहुंचा दिया, और एक बैरिकेटिंग ऐसी हो गई, इसका मतलब वहां पे पहले से तैयारी चल रही थी कि यहीं पे संगम नोज के नाम पे इसको टारगेट करना है। ये पूरी रेकी की गई है। आप इसको समझ लीजिए कि पूरे मेला परिसर को की रेकी की गई है। अखाड़ाओं का
जो जो लास्ट बैरिकेडिंग है, जो संगम नोज तक तक जाता है, वहां पे उसको सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि लोग जब लास्ट बैरिकेडिंग होती है तो आप देखेंगे कि क्योंकि बहुत सारे चेकिंग के बाद, बहुत सारे डाइवर्जन के बाद लोग वहां पहुंचते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं पुलिस थोड़ी सी, क्योंकि वहां पे लोग पहुंच चुके हैं, अब कोई नहीं आएगा इतने सारे चेकिंग के पास, इतने सारे मूवमेंट के पास, तो थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा थोड़ा वहां पे रिलैक्स लोग रहता है, और वो भी रात के 2 बजे। तो इसका मतलब कि पूरी रेकी की गई और पता उसमें डिसाइड किया गया कि वीकेस्ट पॉइंट कौन है। हालांकि वो वीक पॉइंट नहीं है, वहां पे मुस्तैदी अच्छे से थी, नहीं तो ये हादसा 2,500 3,000 से लेकर के 5,000 लोगों के मौत तक की प्लानिंग थी। लेकिन इसको पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कहेंगे और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से इतने उस घटना को बहुत बड़ी घटना होने से रोका गया। लेकिन रेकी देखिए, उन लोगों की तैयारी देखिए कि कहां पे वो वीकेस्ट पॉइंट है जहां पे नॉक कर सकते हैं, और कितने बजे नॉक करें कि वहां पे हम उसको वहां पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, सक्सेस जो रेट है हमारा वो ज्यादा हो सकता है, उसको उस तरह से तैयारी किया गया। और इसका इसका नतीजा क्या हुआ? अब योगी जी कल देखिए, 3 तारीख को तो चुनावी रैलियां खत्म हो जाएंगी, चुनावी प्रचार खत्म हो जाएंगे, योगी के आने का फिर वो समय भी खत्म हो जाएगा, 5 तारीख को मतदान होगा। कल योगी जी का यहाँ पे कुछ 3-4 रैलियां थी। अब कल वहां दिल्ली दिल्ली आना योगी जी का स्थगित हो गया है, वो प्रयागराज जाएंगे।